इतिहास और नागरिक शास्त्र, कक्षा 8वीं। आधुनिक भारत की यात्रा में राजनीतिक स्वाधीनता का संग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके पहले हमने सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त की, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, और जितना इन आंदोलनों ने भारत के स्वाधीनता संग्राम को प्रभावित किया, उतना ही प्रभावित किया और एक घटक ने, वह था राजनीतिक स्वाधीनता का संग्राम। और यह संग्राम आधारित था मानव मुक्ति के व्यापक सिद्धांत, और इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक पराधीनता, सामंतशाही, राजनीतिक विषमता और आर्थिक शोषण। समता आंदोलन के इस पाठ में हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन के बारे में, श्रमिक आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, महिलाओं के आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के बारे में और दलित आंदोलन के संदर्भ में। समाजवाद की विचारधारा का योगदान जो है बहुत ही बहुमूल्य रहा है, और इस विचार पर यदि हम चर्चा न करें, उसके ताने बाने को हम न समझें, तो हम आधुनिक भारत के निर्माण को भी नहीं समझ सकते। तो आधुनिक भारत के निर्माण को समझने के लिए इन गतिविधियों के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। स्वतंत्रता के समान ही समता को भी बहुत महत्व प्राप्त है। जितनी स्वतंत्रता जरूरी है, उतनी ही समानता भी जरूरी है। हमारे समाज में हमेशा से महिलाओं पर, दलित वर्ग पर, किसान वर्ग पर और श्रमिक वर्ग पर अत्याचार होते आया है। किसी न किसी रूप में समाज के सशक्त वर्ग ने इनका शोषण किया है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब यह वर्ग उठ खड़ा हुआ और इसने अपने विरुद्ध हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। तो हमारा जो समता आंदोलन है, वह मुख्य रूप से ऐसे ही वंचित घटकों की बुलंद आवाज पर खड़ा हुआ। हमारा जब भी कभी हमारे देश में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा, तो इसका सबसे पहला असर पड़ा हमारे कृषक वर्ग पर। सबसे अधिक तकलीफ हुई तो कृषक वर्ग को। और हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था। ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीति जो थी, उसने कभी भी हमारे भारतीय कृषकों को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया। वे अंग्रेज शासक जो थे, वह जमींदारों का, साहूकारों का संरक्षण करते थे और किसानों पर अत्याचार करते। बंगाल में नील का उत्पादन करने के लिए की जाने वाली कड़ाई के विरोध में किसानों ने नए विद्रोह किए, क्योंकि भारतीय किसान जो थे, वे हमेशा से ही अंग्रेजों की आर्थिक नीति के दुष्परिणाम को झेल रहे थे। अंग्रेजी शासन तो हमेशा से ही जमींदार और साहूकारों को संरक्षण दे रहा था और किसानों पर अत्याचार करता था। तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक के माध्यम से नील का उत्पादन करने वाले किसानों की दुर्दशा को प्रस्तुत किया। और इसी समय महाराष्ट्र में 1875 में जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों के विरोध में किसानों का विद्रोह शुरू हुआ। तो ये किसान आंदोलन के जो मुख्य शुरुआत थी ना, वो यहीं से शुरू हुई। आसाम के किसानों की दुर्दशा भी अपने चरम पर थी। आओ हम जानते हैं कि भारतीय किसानों ने विद्रोह क्यों शुरू किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युग शुरू हो चुका था। यानी मिलों की भरमार हो गई थी, उद्योग धंधे बढ़ रहे थे, और ब्रिटेन के कपास उत्पादन में भी भारी वृद्धि हुई थी। अब कपड़े को रंगने के लिए नील की जरूरत पड़ने लगी, और जब नील की मांग बढ़ी तो भारत उसके सामने सबसे अच्छा विकल्प था। अंग्रेज सरकार भारतीयों से नील की खेती करवाती थी और उनको जितनी लागत आती थी, उससे भी कम कीमत पर वह उनसे नील खरीदती थी, और इसलिए भारतीय किसान जो था, वो कर्जे में डूबता जा रहा था
उसका ऋण कभी खत्म ही नहीं हो रहा था और अंग्रेज सरकार को अपना फायदा ही दिख रहा था। उसे अपने फायदे के सामने किसी के कर्जे से, किसी के असंतोष से, किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं था। भारतीय किसान हमेशा से कमजोर, दबा हुआ और वह नील की खेती करने को मजबूर। लेकिन सितंबर 1858 तक आते आते किसान जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और किसान ने निर्णय लिया कि अब वह नील की खेती नहीं करेगा। उन्होंने बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और विद्रोह की पहली घटना घटी बंगाल के नादिया जिले में और वहाँ के किसानों ने नील की खेती बंद कर दी। किसानों का विद्रोह बढ़ते गया, उसका प्रसार होते गया और बंगाल के बाद बिहार के किसानों ने भी नील की खेती करने से इनकार कर दिया। नील विद्रोह पूरे उत्तर भारत में जाग उठा। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक उपन्यास लिखा और इस उपन्यास में उन्होंने किसानों की खस्ता हालत के दर्शन पूरे समाज को करवाए और विशेष रूप से नील की खेती करने वाला जो किसान था उसकी हालत किस तरह से खराब हो रही है इसकी जानकारी पूरे समाज को। नील किसानों का विद्रोह हुआ 1858 में और उसकी चिंगारी पूरे देश में फैल गई। 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र के किसानों ने जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों के विरुद्ध बहुत बड़ा विद्रोह किया। इसके बाद नंबर आया उत्तर प्रदेश का। 1918 में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में वहां किसानों का संगठन खड़ा हुआ और उसने भी अपने विरुद्ध होने वाले शोषण के लिए आवाज उठाई। दक्षिण भारत भी ये चिंगारी पहुंच गई और वहां मोपला किसानों का व्यापक आंदोलन हुआ। दुर्भाग्य से यह आंदोलन कभी सफल नहीं हुए। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कुचल दिया। प्राध्यापक N.G. रंगा के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। इस सभा ने किसानों के अधिकारों का घोषणा पत्र राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रस्तुत किया। तो हम देखते हैं कि इस तरह से किसानों के हक के लिए जो आवाज पहले कोने कोने में उठ रही थी वो अब उस आवाज को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया था। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो नेता थे वो भी जागृत हो रहे थे और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई 1936 में, जिसके अध्यक्ष रहे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। इसके बाद हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में यदि हम आते हैं तो 1938 ईस्वी में यहाँ पर खानदेश में अतिवृष्टि के कारण फसलें नष्ट हो गई थी, किसानों की दुर्गति हो रही थी। लेकिन हम जानते हैं कि अंग्रेज सरकार ने कभी भी किसानों के किसी भी अवस्था का संज्ञान नहीं लिया। उन्हें केवल अपने लगान से, अपनी कर वसूली से मतलब था। तो उस समय साने गुरुजी ने लगान माफ करवाने के लिए कलेक्टर कचहरी पर जुलूस निकाला। इसके बाद हम देखते हैं कि 1942 की जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो उसमें भी किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और इस तरह से भारत का जो किसान था, जो भारत का एक वंचित घटक था, किसी कोने में दबा पड़ा हुआ था, कुचला पड़ा हुआ था, उसके ऊपर शोषण हो रहा था उसका, लेकिन धीरे धीरे उसके शोषण को आवाज़ मिली, शोषण के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई और वह मुख्य राजनीतिक धारा में शामिल हुआ। खानदेश में लगान माफ करवाने के लिए साने गुरुजी ने बहुत प्रयत्न किए। गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ उन्होंने सभाएं की, जुलूस निकाला और तब जाके कहीं पर वहाँ के प्रशासन को कुछ
चेतना आई कि हमें लगान में कुछ माफ़ी देनी चाहिए। साने गुरुजी न केवल किसानों के हक में खड़े हुए बल्कि उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारा साहित्य रचा है। श्यामची आई उनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें उन्होंने एक बच्चे की मानसिकता का वर्णन किया है। बाल मनोविज्ञान का बहुत अच्छा उदाहरण है। बहुत ही एक प्रसिद्ध गीत है, मराठी कविता हम जिसे कहते हैं, बलसागर भारत हो विश्वात शोभुनी राहो, ये इसके रचयिता भी श्री साने गुरु जी हैं। तो भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बहुत बड़े विचारक थे, बहुत महान समाज सेवी थे। साने गुरु जी के अमूल्य योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। श्रमिक संगठन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिलों की स्थापना हुई, रेल कंपनियां जैसे नए नए उद्योग शुरू हुए। हालांकि इस समय तक श्रमिक वर्ग का बहुत बड़ी मात्रा में उदय नहीं हुआ था, लेकिन उनकी समस्याओं को हल करने के व्यापक प्रयास हुए। और इस प्रयास में हम सबसे पहला नाम लेते हैं नारायण मेघाजी लोखंडे का। नारायण मेघाजी लोखंडे, शशिपद बनर्जी जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने स्थानीय स्तर पर श्रमिकों के संगठन बनाए। और नारायण मेघाजी लोखंडे जी ने तो श्रमिकों के लिए इतना उल्लेखनीय कार्य किया है कि हम इन्हें भारतीय श्रमिक आंदोलन के जनक के रूप में याद करते हैं। नारायण मेघाजी लोखंडे मूलतः कान्हेसर गांव के निवासी थे। यह गांव पुणे जिले के सासवड़ के पास है। 1980 में उन्होंने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन नामक मिल श्रमिकों का संगठन स्थापित किया। इस श्रमिक संगठन को भारत में संगठित आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। लोखंडे जी महात्मा फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज की मुंबई शाखा के अध्यक्ष भी थे और उन्हीं के प्रयासों से 10 जून 1890 ईस्वी से श्रमिकों को रविवार का साप्ताहिक अवकाश मिलने लगा था। श्रमिक आंदोलन जो शुरू हुआ तो यह बंगाल, महाराष्ट्र, आसाम, मुंबई तक फैलता गया। पहले आसाम के चाय बागानों के श्रमिकों ने अपनी आवाज़ उठाई, फिर महाराष्ट्र में लोखंडे जी तो काम कर ही रहे थे, बंगाल के किसान भी उठ खड़े हुए थे, बंगाल के श्रमिक भी उठ खड़े हुए थे और मुंबई में तो सुगबुगाहट हो ही रही थी। आसाम में चाय के बागान श्रमिकों की दारुण स्थिति के विरुद्ध आंदोलन हुआ, श्रमिक आंदोलन हुआ। 1899 ईस्वी में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर जो रेल कंपनी थी, इसके कर्मचारियों की अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा हुई। इसके अलावा हम देखते हैं कि बंग भंग आंदोलन जो 1905 में शुरू हुआ था, उस अवधि में स्वदेशी के समर्थन में अनेक कर्मचारियों की समय समय पर हड़ताल घोषित होते रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारी वर्ग में वृद्धि हो रही थी और इसीलिए यहाँ पर श्रमिक संगठनों की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। राष्ट्रव्यापी श्रमिक संगठन की जरूरत महसूस हुई। हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यहाँ हम देख रहे हैं असम में चाय बागान के जो श्रमिक थे उनकी दारुण स्थिति हम देख रहे हैं, किस तरह से वो कमज़ोर थे, खाने पीने के लिए मोहताज हो रहे थे। काम तो उनसे भरपूर लिया जाता था लेकिन उनकी परिस्थितियों को ध्यान नहीं रखा जाता था, उनको पारिश्रमिक बराबर नहीं मिलता था। तो इस तरह से देश के हर भाग में जो श्रमिक वर्ग था कहीं न कहीं शोषित था और इसीलिए राष्ट्रव्यापी श्रमिक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। लाला लाजपत राय आईटक के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आईटक मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सहभाग लेना चाहिए।
मुट्ठी भींच गई थी लोगों की, शोषण के खिलाफ आवाज उठ रही थी, अत्याचार के विरुद्ध सुबुगाहट हो रही थी और राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक युवा कार्यकर्ताओं को लगने लगा कि अब सामान्य लोगों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज सरकार का तख्ता पलटना आवश्यक है। और उसके साथ साथ उन्हें यह भी लगा कि आर्थिक और सामाजिक समता के सिद्धांत पर ही समाज की पुनर्रचना होनी चाहिए और इसीलिए समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ और समाजवादी विचारधारा को स्थापित करने के लिए समाजवादी दल की स्थापना हुई और इस निर्णय के अनुसार 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। तो हम देखते हैं कि समाजवादी आंदोलन का जो प्रमुख मुद्दा था वह था आर्थिक और सामाजिक समता के आधार पर समाज की रचना और इसी सोच को आगे बढ़ाया 1934 में स्थापित कांग्रेस समाजवादी संगठन ने। इस समाजवादी संगठन में कई युवा नेता इसमें शामिल हुए। मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया। और हम ध्यान दें तो हमें ये बात नजर आती है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी यह सभी नेता बड़े ही उत्साही रूप से भाग ले रहे थे। और ये इस समय आते आते भारतीय विचारक साम्यवाद से प्रभावित होने लगे थे, कार्ल मार्क्स के साम्यवाद से। और 1881 में लोकमान्य तिलक जी ने मार्क्स विषय पर एक लेख लिखा, मार्क्स के संबंधित एक उन्होंने प्रसिद्ध लेख लिखा। मानवेंद्र नाथ राय का अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन में सक्रिय सहभाग भी था। तो इस तरह से भारत में समाजवादी जो पार्टी थी, समाजवादी संगठन था, वह जोर शोर से अपना कार्य करने लगा। महिलाओं के आंदोलन, जिस तरह से दलित, श्रमिक या कृषक समाज के वंचित घटक थे, उसी तरह से एक समय ऐसा भी आया कि भारत में महिलाएं भी वंचित घटक के रूप में शामिल हो गईं। वरना हमारे देश की तो परंपरा यह थी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाओं को आदर दिया जाता है, वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। लेकिन इसी देश में ऐसे ऐसे सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन हुए, इतने आक्रांता यहाँ पर आए कि यहाँ की संस्कृति में थोड़ा सा बदलाव हो गया और महिलाएं जो हैं एक तरह से शोषित होने लगी। कई सदियों तक महिलाएं शोषित होती रहीं, महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं हमारे देश में थी कि जहाँ पर यदि किसी स्त्री का पति मृत्यु को प्राप्त करे तो उस स्त्री को जिंदा ही अपने पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। आज हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे ही देश में इस तरह की कुप्रथाएं थीं। बाल विवाह तो था ही यहाँ पर कि छोटी उम्र की लड़कियों की शादी बड़े वृद्धों से या कई वर्ष उनसे बड़े व्यक्ति से हो जाती थी और ऐसे समय में असमय ही वे विधवा हो जाती थी और फिर बाल विधवा के रूप में उन्हें अनेक रूढ़ियों को और अनेक अत्याचारों को झेलना पड़ता था। लेकिन आधुनिक काल आते आते इनमें जागृति होने लगी और इन महिलाओं के विषय में जो सुधार आंदोलन हुआ उसमें कुछ पुरुष सुधारकों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें हम राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम बड़ी प्रमुखता से हम ले सकते हैं। महिलाओं के संगठन और भी स्थापित होने लगे। पंडिता रमाबाई द्वारा स्थापित आर्य महिला समाज और शारदा सदन, इसके साथ रमाबाई रानडे द्वारा स्थापित सेवा सदन, भारत महिला परिषद, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ऐसी संस्थाओं की भी स्थापना हुई। और इस तरह से हम देखते हैं कि यह महिलाओं के लिए जो काम हो रहे थे, ये संस्थात्मक कार्य राष्ट्रीय स्तर तक जा पहुंचे। उत्तराधिकार का अधिकार महिलाओं को मिले, मतदान का अधिकार महिलाओं को मिले, ऐसी समस्याओं के लेकर इन संगठनों के माध्यम से महिलाएं संघर्ष करने लगीं।
इसमें एक प्रमुख नाम हम ले सकते हैं डॉक्टर आनंदीबाई जोशी जी। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी भारत की प्रथम महिला डॉक्टर हैं। इनका जन्म पुणे में हुआ था और ये ऐसी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री ली थी। जिस दौर में महिलाओं की शिक्षा भी दूभर थी, ऐसे में विदेश जाकर डॉक्टर की डिग्री हासिल करना अपने आप में एक मिसाल है। ये कैसे हुआ? उनका विवाह 9 साल की उम्र में ही उनसे लगभग 20 साल बड़े गोपाल राव से हो गया था। अभी मैंने बाल विवाह की बात की, तो ये भी बाल विवाह का ही उदाहरण है कि 9 साल की उम्र में लड़की की शादी हुई और शादी उससे 20 साल बड़े व्यक्ति से हुई और 14 साल की उम्र में ही आनंदीबाई जोशी माँ बनी और उनकी एकमात्र संतान, उनका बेटा जो 10 दिन का था, वो 10 दिन के बाद ही चल बसा। उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उसे मेडिकल सुविधा नहीं मिल सकी। तो माँ को बहुत बड़ा आघात लगा और इसलिए उन्होंने यह प्रण किया कि वो एक दिन डॉक्टर बनेंगी और ऐसी असमय होने वाली मौत को रोकने का प्रयास करेंगी। उन्होंने मार्च 1886 में एमडी की उपाधि धारण की। कहाँ से? लंदन से। इसमें उनके पति ने भी उनको सहयोग दिया, लेकिन लंदन से भारत लौटते समय आनंदीबाई को टीबी हो गया, क्षय रोग हो गया और आगे चलकर 16 फरवरी 1887 ईस्वी को पुणे में उनकी मृत्यु हुई। इस तरह से उन्होंने डिग्री तो लिया डॉक्टरी की, लेकिन वह अपने चिकित्सकीय सेवाएं जनता को नहीं दे सकी। डॉक्टर रखमाबाई जनार्दन सावे। आनंदीबाई जोशी ने तो पहली महिला बनी जिन्होंने डॉक्टरी की डिग्री ली थी, लेकिन वह भारत की जनता को अपनी वैद्यकीय सेवाएं नहीं दे सकी थी। भारत को वैद्यकीय सेवाएं प्रदान करने वाली प्रथम महिला डॉक्टर रखमाबाई जनार्दन सावे हैं। उन्होंने स्त्रियों के लिए स्वास्थ्य विषयक व्याख्यानमालाएं चलाईं। उन्होंने राजकोट में रेड क्रॉस सोसाइटी की भी शाखा प्रारंभ की। डॉक्टर रखमाबाई सावे भारत की प्रथम महिला चिकित्सक। वे एक ऐतिहासिक कानूनी मामले के केंद्र में भी रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 नामक कानून बना था। भारत की पहली महिला डॉक्टरों में से एक आनंदीबाई जोशी के बाद बनकर 1895 में भारत लौटी और सूरत में एक महिला अस्पताल में काम करने लगी। 1935 के कानून के पश्चात प्रांतीय मंत्रिमंडल में भी स्त्रियों का समावेश हुआ, क्योंकि 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों का सहभाग बढ़ने लगा। राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियां भाग लेने लगीं, क्रांतिकारियों में भी स्त्रियों का सहभाग होने लगा और इन सब का परिणाम हुआ कि 1935 ईस्वी में जो कानून बना उसमें महिलाओं को भी स्थान दिया गया और इस तरह 1935 के कानून के पश्चात प्रांतीय मंत्रिमंडल में स्त्रियों को स्थान दिया गया। और हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भी स्त्री पुरुष समानता के सिद्धांत को स्थान दिया गया है। दलित आंदोलन। भारत की समाज रचना विषमता पर आधारित थी। हालांकि भारतीय संस्कृति में हम प्राचीन काल में देखते हैं तो इस तरह की सामाजिक विषमता नजर नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे कुछ कुरीतियां हावी होती गई और इन सामाजिक रचनाओं में विषमता आने लगी और समाज में एक ऐसा वर्ग बन गया जिस पर अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। इसे हम दलित वर्ग के रूप में जानते हैं। इस अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध महात्मा ज्योतिराव फुले, नारायण गुरु जैसे समाज सुधारकों ने जन जागरण किया और इसमें एक प्रमुख नाम हम देखते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का भी। शिवराम जानबा कांबळे, पेरियार स्वामी जी, राजर्षि शाहू महाराज जी, महर्षि विठल राम जी शिंदे, ऐसे अनेक समाज सुधारक थे जिन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन का कार्य किया। राजर्षि शाहू महाराज जी ने सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कानून बनाया
उन्होंने जाति भेद उन्मूलन के लिए ठोस कार्य किया। जाति व्यवस्था में रोटी बंदी, बेटी बंदी और व्यवसाय बंदी, ये 3 प्रतिबंध लगे हुए थे। इस संदर्भ में उन्होंने सभाओं, परिषदों का आयोजन कर उनमें दलित लोगों के हाथ से भोजन ग्रहण किया और रोटी बंदी सार्वजनिक रूप से ठुकरा दी। उन्होंने अपनी रियासत में अंतरजातीय विवाह को विधिवत मान्यता प्रदान करने वाला कानून पारित किया। 22 फरवरी 1918 ईस्वी को कोल्हापुर सरकार के गजट में घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ और रियासत में प्रचलित प्रजा पवनी पद्धति या बलुतेदार पद्धति जो थी वो नष्ट कर दी गई। इस पद्धति के अनुसार घर में जो व्यवसाय होता है वही व्यवसाय उसकी संतान आगे चलकर कर सकती थी, लेकिन छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज जी ने इसे नष्ट कर दिया, इस पद्धति को खत्म किया और सभी को अपनी पसंद का व्यवसाय चुनने और करने की अनुमति प्रदान कर दी। उसी तरह से हम देखते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने मुंबई प्रांत के विधानसभा में सार्वजनिक पनघट और जलाशय अस्पृश्यों के लिए खुले कर देने का विधेयक तो पारित करवा लिया था, लेकिन यह वास्तविक रूप में नहीं हो पा रहा था। वास्तविकता यही थी कि दलितों के लिए ये पनघट और जलाशय अभी भी खुले नहीं थे। परिणाम स्वरूप डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने महाड़ के चौदार तालाब पर सत्याग्रह किया। समाचार पत्र डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के आंदोलन का अभिन्न अंग थे। आज हम जिसे मीडिया कहते हैं, है ना, तो आज हमारे पास बहुत सारे मीडिया के साधन हैं, सोशल मीडिया का सशक्त प्लेटफॉर्म है। उस समय समाचार पत्र ही मीडिया का प्रमुख साधन हुआ करते थे और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इनका भरपूर उपयोग किया। समाज में जागृति उत्पन्न करने के लिए, दुखों को वाणी देने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता समता आदि समाचार पत्र प्रारंभ किए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना की। श्रमिकों के हित में जो कानून नहीं थे उन कानूनों का उन्होंने विधानसभा में विरोध किया और दलितों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए 1942 ईस्वी में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना भी की। आधुनिक भारत में समता पर आधारित समाज रचना का निर्माण करने में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारतीय संविधान द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1956 ईस्वी में नागपुर में अपने असंख्य अनुयायियों के साथ मानवता और समता का समर्थन करने वाले बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माण में समता के लिए किए गए संघर्ष को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।